एडमिटेशन उसके उसमें क्या हम पहले बता दें कि बंदरगाह एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे रेवेन्यू सिस्टम का। उसके लिए यहाँ पे जैसे कि जो प्रांत के अधिकारी होते थे वो स्वतंत्र होते थे और बंदरगाह एक गवर्नर रूल करते थे। मतलब कि जैसे कोई बंदरगाह हो गया, जैसे कि कोलकाता आज भी हमारा पोर्ट है, उस समय कभी था, तो उसको एक गवर्नर विशेष रूप से करते थे। मतलब कि अगर गवर्नर जैसे बंगाल का जो अलग 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 रूरल एडमिटेशन जो पूरा बंगाल देखा, लेकिन वो बंदरगाह नहीं देखा, तो वहां का एक विशेष पोस्ट होता था जो गवर्नर होता था, वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था। राजा कंट्रोल करता था वहां का जो बंगाल का जो ऑफिसर लोग होते उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये पद का फिर नीलाम ही होता था। ये क्या होता था, राजा क्या करते थे, इसका नीलाम कर देते थे, डायरेक्ट बेच देते थे। जैसे कि वो बेच के वो अपना एक बार पैसा ले लिया, एक साल के लिए बेच दिया, उतना फिर वो जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो बंदरगाह का गवर्नर को दे दिया जाता था। इस प्रकार से ये हुआ करता। ठीक है, अब हम देखते हैं मनसबदारी पर सिस्टम। ये हमारा मुगल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मनसबदारी वो सिस्टम क्या होता था। मनसबदारी का फारसी वर्ड से आया, जिसका अर्थ होता है एक परिशिष्ट तरीका से एक स्तर से पद होता था। मतलब कि एक हायरार्किकल पद हुआ करता था। ठीक है, मनसबदारी अकबर लाते हैं कब, ये 1575 में ये अकबर लेके आते हैं ये। ठीक है, उसके बाद अकबर मजेदारी लेके आते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये जो सैनिक व्यवस्था था उसको एक हायरार्किकल टर्म में लिया आया, हायरार्किकल पोस्ट में लिया आया। फिर उसके बाद आगे चल के ये मंगोलिया प्रथा के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर अकबर क्या किया, सभी जो प्रतिभान है जिसको मेरिट के बेस पे इसको अपॉइंट किया जाता था जो। ठीक है, उसके बाद मंत्रिदारी व्यवस्था को सब जैसे कि अमीर वर्ग, सेना, सिविल अधिकारी, ये तीनों को अलग अलग सिस्टम में बांट किया। जैसे क्या कि अधिकारी है, सेना के अधिकारी है, उसको फिर एक हायरार्किकल में लिया। फिर जाते हैं कि सिविल अधिकारी है, जैसे उसको एक हायरार्किकल में लिया। इस प्रकार से बांट दिया जाता था। उसके क्या किया गया, जैसे कि प्राथमिक अंक में जैसे जाट रैंक, जाट मतलब जाट होता था, रैंक होता था। फिर दूसरे में सवार रैंक, सवार रैंक, और उसके बाद ऐसे करके वो बांट दिया जाता था, उसको अलग अलग में बांट दिया जाता है, जो हम आगे देखते हैं। ठीक है, मंसलारी को तीन पार्ट में बांटा हुआ था। पहला कि सवार रैंक, जो रैंक क्या बराबर होता था। फिर सवा रैंक जाट रैंक, उसका क्या होता आधा हो जाता था। मतलब कि अब वो हम लोग फिर देखेंगे कैसे चेंज होता रहता। फिर सवा रैंक जाट रैंक का आधा आधा से कम हो जाता था। मतलब ये तीन भाग में। एक कब क्या होता था, जैसे कि 100 से 500 तक जात तक क्या मनसबदार किया जाता था। 500 से लेके 2500 तक जात को क्या हम लोग अमीर बोलते थे, और वो 2500 से आधे ज्यादा को अमीर उलान उदमा बोलते थे। ठीक है, मतलब कि 10 से लेके 500 जात तक क्या हम लोग मनसबदार बोलते थे। मतलब उतना लोग तो 10 से लेके 500 लोग उसके अंदर में काम करता था उसको मनसबदार बोलते थे। 500 से लेके 2500 से जो काम करता था उसको क्या अमीर बोलते थे। अब 2500 से ज्यादा कोई काम करता था, सेना काम करता था, तो उसको अमीर उलान उलमान बोलते थे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये सवारी के लिए दो घोड़ा रखते थे। बहुत सारे इनको नाम से मिला जाता था। ठीक है, मंसूरदार का युक्ति क्या मीर वसी जो बादशाह का होते थे वो नियुक्ति करते थे। उसके बाद ये नियुक्ति का भी एक अच्छा प्रोसीजर होता था, इस पे मेरिट को देखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे मेरिट का थोड़ी तो मतलब मेरिट को देख कर ही किया जाता था। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक जागीरदारी प्रथा। ये जागीरदारी प्रथा क्या होता है कि अब अकबर क्या करते हैं, मंसूरदारी को क्या नगद वेतन देना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय कुल वर्ग क्या भूमि पर क्या था कैप्चर हुआ करता था, जिसके कारण क्या करते थे जागीरदार को वेतन मिलना था, लेकिन क्या करते मंसूरदार को नगद वेतन दिए करते थे। जिसके कारण जागीरदार क्या किए कि नगद में उसे पैसा लिया करते थे, जिसके कारण वो वेतन उसको दे पाए। ठीक है, जागीरदार की अनुमति के बिना कोई काम मतलब कि कोई टैक्स उससे नहीं लिया जाता था। मतलब कि जागीरदार पैसा देता था, उसी को मंसूरदार को पैसा मिलता था। ठीक है,
उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम में उनको अंतरराष्ट्रीय टैक्स लगाते, जो मतलब कि जैसे सामान इंडिया से मतलब मुगल के क्षेत्र से बाहर जाता था उसमें भी टैक्स, फिर वो अंदर आता था उसमें भी सीमा शुल्क लगाते थे। इसके बाद क्या करता, इससे क्या होता था, उनको पैसा मिलता था, उसके आधार पे ही कटौती के बाद क्या करता था, जो पैसा मिलता था उस पैसा को डायरेक्ट ट्रेजरी में नहीं डालते, उसको उतना जो ऑफिसर को जो अलाउंसेस या सैलरी चाहिए उतना वो निकाल के रख लेते थे, उसके बाद वो सैलरी वो खजाना में डालते थे। जैसे कि उनका वेतन क्या था, 1/4, मतलब कि अगर 4 रुपया लेते हैं तो एक रुपया वो अपने पास रखेगा, 3 रुपया राजा को दे देगा। ये काम था क्या कि डायरेक्ट टैक्स उसके पास नहीं जाता था, पहले काट के अपना निकाल लेते फिर जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो लोग भी ज्यादा ईमानदारी करते थे, बोलते थे कि हम ज्यादा जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे हमको उतना मिलेगा डायरेक्ट। अभी क्या होता है, अभी का ऑफिसर जैसे कोई रेवेन्यू ऑफिसर है उसको 50,000 60,000 का मेजर फिक्स कर दिया, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है कि उतना कमीशन के उसको मिलता नहीं है ज्यादा, तो इसलिए क्या करते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर ज्यादा काम नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा वो छापा नहीं मारते, इनकम टैक्स रेट नहीं मारते, जिसके कारण उनको नहीं मिलता है। लेकिन क्या था, तो उस समय ज्यादा वो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या ज्यादा रेट मारते थे, ज्यादा पकड़ के लाते थे, उनको ज्यादा मिलता था पैसा, तो इसीलिए क्या करते थे वो ज्यादा काम करते थे मेरे ख्याल से। फिर ये क्या हुआ, ये सब दो अकबर काम करते हैं, फिर और उसके बाद आगे चल के फिर राजा लोग अपना अपना बादशाह लोग अपना अपना को इसमें कटौती करते, कुछ चेंज करते हैं, जो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब इकता और जागीर में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। इकतादारी का संबंध क्या इकता प्रशासन से जुड़ा जाता है, किंतु जागीरदारी का संबंध जो कामकाज जो अधिकारी था उसके हाथ में था। जागीरदारी केवल क्या जो लैंड के रेवेन्यू के सिस्टम को ही नहीं देख पाता, तो दूसरे जैसे काम भी करता था, लेकिन इकतदारी जैसे कि काम अलग अलग करता था। ठीक है, तो उसके बाद ये केंद्र खजाना में भेजा जाता, वो पैसा जो था वो केंद्र खजाना में रकम अतिरिक्त रकम भेजा जाता था, भेजा जाता था। तो उसके बाद अब इस वेतन को क्या जो जागीरदारी है उसका जो निम्नलिखित प्रकार होते थे, जैसे कि जागीरदारे तत्व जो वेतन के रूप में उनको जागीरदार को दिया जाता था एक, उसके बाद मसरूफ जो व्यक्ति को जो जागीरदार किसी व्यक्ति को दिया जाता था, कौन जो जागीरदार को दिया जाता था लाइसेंस के रूप में दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि इनामे जागीरदार जैसे कि जो पद पर है जो कार्य कर रहा है उसके बाद कुछ विशेष अलाउंसेस के रूप में दिया जाता था। ये सब अलाउंसेस है, मतलब कि सैलरी एक बार मिल गया उसके बाद ये सब अलाउंसेस दिया जाता था, वो बेहतर काम करे, करप्शन कम करे। ठीक है, और वेतन जागीरदार जो जागीरदार या राजपूत जो जागीरदार राजपूतों को दिया जाता था, जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते थे उसको दिया जाता। ठीक है, तो उसके बाद जो जागीरदार को क्या लगभग ये का भी पोस्ट फिक्स था, वो लगभग 3 साल तक काम किया करते थे, वो लगभग क्या 3 साल तक काम किया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता कि वो उनके उनके काम में कोई ज्यादा ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था, डायरेक्ट वो बादशाह से रखते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता था कि जो उनको बहुत सारे अलाउंसेस के रूप में मिलता था, जैसे कि जागीरदार जो हिंदू हिंदू को अच्छा अलाउंसेस मिलता था। ठीक है, उसके बाद जो जागीर के समय मंसूदारी प्रथा को आगे बढ़ाया, फिर वो क्या किया बहुत सारे चेंज करने लगे। ठीक है, उसके बाद शाहजहां के समय में कहे बहुत बहुत अच्छा चेंज होता है, क्या कि उनकी जो वेतन होती है उसका नाम को आगे बढ़ा देता है, जैसे कि उनका वेतन क्या 10 8 6 महीना और 5 महीना के रूप में दिया जाता था, मतलब कि उनको प्रति महीना वेतन नहीं मिलता था, वो 10 महीना का वेतन एक बार मिलता था, 8 महीना का, 6 महीना का, 5 महीना का वेतन मिलता था, जिसके कारण वो आराम से जीवन यापन करते। ये हिस्टोरिकल स्कॉलर सब अलग अलग वो महीना बताते हैं है। ठीक है, जागीरदारी पर जागीरदारी संकट के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी आती है, जिसके कारण जो बहुत सारे स्कॉलर अपने अपना जो बात बताते रहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है मुगल का पतन का। ठीक है, जागीरदारी संकट अब क्या होता है, ये आर्थिक संकट के रूप में हो जाता है, क्योंकि जब आर्थिक मतलब जब कमजोर हो जाएगा, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो जाता है, इसलिए जागीरदारी भी कमजोर हो जाता है, उनका टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता था, जिसके कारण वो
बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया वो लोग कि एक गुट बना लिए और उसके बाद राजा को प्रेशराइज करने लगे। ये भी कमजोर, ये भी था। उसके बाद जो उनका जो हायरार्किकल मैनर था वो भी क्या हुआ कि एक जगह हो गया और राजा को प्रेशराइज करने लगे, जिसके कारण ये गुटबाजी करने के कारण जगीरदार में संकट होने लगा। फिर औरंगजेब क्या करता है, बहुत सारे जागीर भूमि को और उनको क्या करता है कि वो हटा देता है, खालसा भूमि को, ये सब को हटा के वो सब डायरेक्ट कैप्चर कर लेता है। ये सब भूमि को जो दिया जाता है वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और ये गांव के संबंध में क्या हुआ, मुगल अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे लॉ बनाया, लेकिन क्या हुआ गांव में अपराध नहीं रुक पाया, जिसके कारण क्या हुआ गांव के लोग को क्या, जो लोग थे वो बहुत गुस्सा होने लगे सम्राट के, जैसे कि बहुत सारे चोरी बढ़ने लगी, चीज क्या वो चीजों का मूल्य बढ़ने लगा, माप तौल की जांच में गड़बड़ी होने लगी। उसके बाद क्या होता था, घरों सड़कों नागरिक पर क्या हुआ, तो मतलब कि सुरक्षित नहीं होते थे, घर में क्या चोरी बढ़ने लगा, सड़कों पर लूटपाट होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, ये सब क्यों होता है, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम में खामियां हो जाती है। फिर अधिकारी थे जो घूस लेने लगे और अच्छे तरीके से जांच नहीं कर पाते थे, ये सब होने लगे। फिर बैल भैंसी ऊंट की हत्या हत्या को रोकना चाहा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ये सब होते रहा। ठीक है, ये सब गांव का प्रॉब्लम हो चुका। फिर शहर में भी ऐसे ही प्रॉब्लम होने लगे कि जैसे कि फौजीदार थे, वो अफसर थे, वो फौजीदार क्या किए, अपना नाम से पता चलाने लगे, मतलब कि अपने